छतरपुर के पास से गुजरने वाली ट्रेनें अक्सर स्टेशन के बजाय बीच रास्ते में ही रुक जाती हैं। वजह? भारी भीड़ जो वहां उतरकर 35 किलोमीटर दूर गड़ा गांव की तरफ निकल पड़ती है। अब यह सोचना लाजिमी है कि आखिर एक छोटे से गांव के 26 साल के युवक में ऐसा क्या है कि देश के बड़े बड़े राजनेता उसके दरबार में सिर झुकाते हैं। चलिए इस पूरी कहानी की गहराई में चलते हैं और इसे समझते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और उनके बागेश्वर धाम फेनोमेनन को पूरी तरह से डिकोड करेंगे, बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से, सिर्फ और सिर्फ उपलब्ध तथ्यों, मीडिया रिपोर्ट्स और सबूतों के आधार पर। तो इस चर्चा को हम 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। गड़ा गांव की शुरुआत, चमत्कारों का मैकेनिज्म, प्रॉपर्टी के विवाद, इसका मानवीय नुकसान और अंत में वो पॉलिटिकल कनेक्शन जिसने इस साम्राज्य को अजेय बना दिया है। शुरुआत करते हैं गड़ा गांव से और देखते हैं कि ये पूरा एम्पायर आखिर खड़ा कैसे हुआ। कहानी शुरू होते है गड़ा गांव की मरघट पहाड़ी से। नाम से ही समझ आ रहा है, शमशान के पास की जगह जहां तंत्र मंत्र आम बात थी। साल 1986 में धीरेंद्र के दादाजी ने यहां एक हनुमान मूर्ति रखी। फिर 1996 में धीरेंद्र का जन्म हुआ। इसी माहौल में पले बड़े धीरेंद्र ने धीरे से अपने नाम से गर घटाया, शास्त्री जोड़ा, और देखते ही देखते वो पुरानी मरघट पहाड़ी आज के विशाल बागेश्वर धाम में बदल गई। अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, चमत्कारों का मैकेनिज्म। ये लोकल पहाड़ी आखिर नेशनल फिनोमेनन कैसे बन गई? शुरुआत में लोकल मीडिया ने कोई खास भाव नहीं दिया, क्योंकि बुंदेलखंड में बाबा और चमत्कार कोई नई बात नहीं है। लेकिन फिर काम आई एक 3 स्टेप स्ट्रैटेजी। पहला कदम, यूट्यूब और व्हाट्सएप के जरिए वीडियो को जमकर वायरल किया गया। दूसरा, संस्कार जैसे बड़े धार्मिक चैनलों पर कथाओं का सीधा प्रसारण शुरू हुआ। और तीसरा, जब पॉपुलैरिटी आसमान छूने लगी तो मेन स्ट्रीम न्यूज चैनलों ने भी इनके दरबारों को लाइव दिखाना शुरू कर दिया, बिल्कुल किसी बड़े पॉलिटिकल इवेंट की तरह। अब यहां सबसे बड़ा सवाल आता है, वो जो दरबार में होता है ना, बिना बताए पर्चे पर नाम, परिवार की बातें और बीमारियां लिख देना। क्या ये सच में कोई चमत्कार है या कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक? अगर हम साइकोलॉजी और जादूगरों की दुनिया की बात करें तो इसे मेंटलिज्म या माइंड रीडिंग कहते हैं। ये एक परफॉर्मिंग आर्ट है। इसमें सामने वाले के हाव भाव, आई मूवमेंट और बात करने के तरीके को ऑब्जर्व करके उनके दिमाग की बात डिकोड की जाती है। मतलब ये कोई दैवीय शक्ति नहीं, बल्कि इंसान के बिहेवियर को बारीकी से पढ़ने की एक सीखी हुई कला है। इस बात को मशहूर मेंटलिस्ट सुहानी शाह के एक बयान से और अच्छे से समझा जा सकता है। उनका सीधा कहना है कि सनातन धर्म सच बोलना सिखाता है। अगर धीरेंद्र शास्त्री किसी का माइंड रीड कर रहे हैं तो वो एक ट्रिक है। उसे भगवान की कृपा या चमत्कार कहना एक तरह का भ्रम फैलाना है। दिलचस्प बात यह है कि सुहानी शाह ने खुद न्यूज चैनलों पर लाइव आकर ऐसी ही ट्रिक्स करके दिखाई हैं, जिससे ये साबित होता है कि ये पूरी तरह से एक सीखी जा सकने वाली विद्या है। खैर, जहां चमत्कार के दावे इतने बड़े हों, वहां अर्थशास्त्र यानी पैसा और प्रॉपर्टी भी पीछे नहीं रहते। चलिए साम्राज्य के आर्थिक पहलू को देखते हैं। अगर आधिकारिक वेबसाइट देखें तो दावा है कि शास्त्री जी के पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक मोटरसाइकिल है और सारा चढ़ावा 9 एकड़ के कैंसर अस्पताल या कन्या विवाह जैसे कामों में जाता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहानी बयां करती है। प्राइवेट जेट से सफर, दर्जनों लग्जरी गाड़ियों का काफिला और धाम के आसपास जमीन के रेट्स का 80 लाख रुपए प्रति एकड़ तक पहुंच जाना, ये सब वेबसाइट के उन सादे दावों से बिल्कुल मैच नहीं करता। दैनिक भास्कर की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में और भी गंभीर आरोप सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक धाम के आसपास के शमशान, तालाब और पहाड़ी की सरकारी जमीनों पर कब्जा करके दुकानें तान दी गई हैं और उन दुकानों से सवा लाख रुपए का भारी भरकम किराया वसूला जा रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि 12 लाख रुपए के सरकारी फंड से बना पंचायत भवन अब उनके निजी दरबार में तब्दील हो चुका है और खौफ इतना है कि गांव का कोई भी इंसान इसके खिलाफ खुलकर शिकायत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। पैसे और जमीन के इस खेल से भी ज्यादा गंभीर वो कीमत है जो आम लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई है। अब हम इस घटनाक्रम के सबसे डार्क चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। जब मेडिकल साइंस की जगह अंधविश्वास पर भरोसा किया जाता है तो नतीजे बेहद दुखद होते हैं। मीडिया में दर्ज मामलों की माने तो मिर्गी से पीड़ित एक 10 साल की बच्ची की मौत सिर्फ इसलिए हो गई क्योंकि परिवार ने दवा छोड़कर भभूत और चमत्कारों पर भरोसा कर लिया। ऐसे ही फिरोजाबाद की एक महिला जो किडनी की बीमारी से जूझ रही थी, दरबार में अर्जी लगाने के इंतजार में लाइन में लगे लगे ही दम तोड़ गई। ये घटनाएं दिखाती हैं कि वैज्ञानिक इलाज को छोड़कर ऐसे चमत्कारों पर टिके रहना कितना खतरनाक हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि इन दावों को किसी ने चुनौती नहीं दी,
महाराष्ट्र की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने एक खुली चुनौती रखी थी। उन्होंने कहा कि अगर धीरेंद्र शास्त्री उनके सामने 10 लोगों को पहचान लें और छुपाई गई चीजें बता दें तो वो उन्हें 30 लाख रुपए का इनाम देंगे। लेकिन ये चुनौती कभी स्वीकार नहीं की गई और उल्टे श्याम मानव को जान से मारने की धमकियां जरूर मिलने लगीं। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो उनके परिवार का एक और मामला सुर्खियों में रहा। 11 फरवरी को धीरेंद्र के भाई शालिग्राम पर आरोप लगा कि उसने गड़ा गांव में ही एक अहिरवार परिवार की शादी में जाकर भारी हंगामा किया। वजह, परिवार ने धाम के सामूहिक विवाह के बजाय अपनी मर्जी से शादी करने का फैसला किया था। आरोप है कि शालिग्राम ने वहां पिस्तौल से फायरिंग की और जाति सूचक गालियां भी दीं। इतने सारे विवाद, मौतों और जमीनी कब्जे के आरोप, फिर भी ये साम्राज्य बिना रुके कैसे चल रहा है? जवाब है द पॉलिटिकल कनेक्शन। आइए इस आखिरी हिस्से को समझते हैं। यहाँ मजेदार बात यह है कि ये समर्थन किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं है। तस्वीरें गवाह हैं। बीजेपी के मनोज तिवारी उनके ड्राइवर की भूमिका में नजर आते हैं। तत्कालीन गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उनके सामने जमीन पर बैठे दिखते हैं और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ वो भी दरबार में सिर झुकाते नजर आते हैं। जब सत्ता और विपक्ष दोनों के ही बड़े नेता कतार में खड़े हों तो जाहिर है किसी भी प्रशासन के लिए वहां कोई भी कार्रवाई करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन ये पॉलिटिकल शील्ड यूं ही मुफ्त में नहीं मिलती। धीरेंद्र शास्त्री अपने मंच से एक खास तरह की वैचारिक राजनीति को भी हवा देते हैं। वो खुलकर हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत करते हैं, जो एक बड़े वोट बैंक को सीधा अट्रैक्ट करता है। मंच से खान उपनाम वाले एक्टर्स की फिल्मों के बॉयकॉट की बात होती है और तो और विरोधियों के घरों पर बुलडोजर चलवाने जैसी धमकियां भी दी जाती हैं। साफ है, ये सिर्फ एक धार्मिक प्रवचन नहीं बल्कि एक सोची समझी पॉलिटिकल बयानबाजी है। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के अंत में आ गए हैं। जाते जाते एक बड़ा सवाल, जब किसी समाज में विज्ञान और तार्किक सोच की जगह चमत्कार और अंधविश्वास को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलने लगे तो हम भविष्य के लिए कैसी नींव रख रहे हैं? जब सत्ता खुद चमत्कारों के आगे नतमस्तक हो जाए तो वहां प्रोग्रेस की क्या मायने रह जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।